आ गया हूं मैं आपके लिए इस सेगमेंट की अगली वीडियो लेके। आज थोड़ा सा मैथ्स की वीडियो में डिले हो रहा है, इसलिए मैंने बोला आज का दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? देखिए, फिजिक्स एक वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, और उसके अंदर क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चों को मतलब दिन रात परेशान किए रहता है, उसके अंदर हम समझने आ गए हैं ओम्स लॉ को। इतनी सिंपल तरीके से हम ओम्स लॉ को समझेंगे जहां से हमारे लिए आगे न्यूमेरिकल बनाना, कंसेप्ट को समझना, चैप्टर का आगे समझना बहुत इजी हो जाएगा। देखा बेटा, ओम्स लॉ पहले समझते हैं होती क्या है। ओम्स लॉ समझने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी होता है, एक होता है V और एक होता है I। ठीक है, जैसे कि हम क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ये तो रिवीजन शॉर्ट वीडियोस हैं, तो यहां पर हम सिर्फ ओम्स लॉ को ही डिस्कस करेंगे। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, जिसको डिटेल में क्लास में बताया गया है, और I होता है करंट। ठीक है, जिनको भी आने वाली वीडियोस में और हम तरीके से डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ओम्स लॉ के ऊपर, है ना। तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और I होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब हुआ क्या, ये बिल्कुल सवाल कुछ ऐसा ही है जैसे वो बोलते हैं ना कि मुर्गी पहले आई अंडा, तो बड़ा जो आंसर है इट इज वेरी डिबेटेबल। तो यही कुछ ऐसा ही डिबेटेबल टॉपिक है कि कौन ज्यादा फंडामेंटल है, वोल्टेज या करंट, किसने किसे क्रिएट किया। तो यहां मैं आंसर बोलूंगा ज्यादा फंडामेंटल है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक कोई चीज फ्लो नहीं करेगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ है क्या। पहले आप बस एक बात ध्यान रख लीजिए, ओम्स लॉ एक फंडामेंटल या क्लासिकल रिलेशन है जो वोल्टेज, हेलो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को लिंक करता है। इन दोनों को क्या करता है? लिंक करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो इस लॉ के बारे में मैंने बोला, दिस रिलेशन वाज गिवन बाय J.S. ओम्स, और उन्होंने बताया कि भैया इट गिव्स अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन V एंड I। बट रिलेशन क्या है, वो है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। चलिए आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला कि भैया जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ये तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन हमको ये समझना है। आइए जरा इस वायर को देखते हैं। ये एक वायर है कॉपर की, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और उसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हमने बैटरी का टर्मिनल लगा के जो की है उसे क्लोज किया, की को क्लोज करते ही इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होनी स्टार्ट हो गई। अब आप 10th क्लास के यहां बोलेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के आ गया, तो आप इतनी दूर की मत सोचिए, बड़ी सिंपल सी बात समझिए। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव की तरफ, ये जो नकली प्रेत हैं ये असली प्रेत की तरफ अट्रैक्ट होने क्या हो गए, शुरू हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन चले तो कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को हिट करेगा, दूसरा किसी तीसरे को हिट करेगा, चौथा किसी पांचों को हिट करेगा। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, चलते हैं और हिट करते हैं, चलते हैं और हिट करते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को समझना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये सारे के सारे, हम एक को समझें तो बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई हिट कर जा रहा है। ये सारे के सारे एवरेज अगर देखा जाए तो आगे की तरफ खिसकने लग गए। इस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन आगे स्वीप आउट करने लग गए, और इनके इलेक्ट्रॉन के इस तरफ चलने से करंट उल्टी तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और जितनी बड़ी आप बैटरी लगाते जाओगे, जैसे जैसे आपने बैटरी की वैल्यू को बढ़ाया, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जल्दी स्वीप होने लग गए। जल्दी स्वीप हो गए तो टाइम कम हो गया, और आप लोगों को तो पता ही है आई का फॉर्मूला Q बाई क्या होता है, T। अगर टाइम कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मुद्दे की बात, कंक्लूजन ये निकला कि जैसे ही उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, जल्दी इलेक्ट्रॉन स्वीप हुए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्वीप हुए, उससे करंट भी बढ़ गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन जब ये लॉ दी गई तो काफी सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। पहली चीज, यहां पर हम जो रिलेशन पढ़ते हैं ओम्स लॉ में, वो सिर्फ V और I का पढ़ते हैं, जबकि एक वायर के अंदर जो फैक्टर्स उस वायर के इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, वो बहुत सारे हैं। जैसे पहला फैक्टर प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमने बोला भैया जब तुम्हें वोल्टेज और करंट पढ़ना है तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट कर दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। तो ये कहती है ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end। फिर से बोलता हूं, the current flowing through the conductor is at constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। इतनी सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए यहां पर एक गजब का कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं R। ये जो R होता है बच्चों, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
ये बड़ी गजब की चीज है। रेजिस्टेंस जैसे बोलते हैं ना, एयर रेजिस्टेंस, हवा में जो हवा हमको रोकती है, जो हवा में चलने में हमारा फ्यूल खर्च होता है। वाटर रेजिस्टेंस, पानी में रुकावट, रोड में चल रहे हैं रोड रेजिस्टेंस। कहीं पर भी मेरे ऐसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने मूवमेंट में, अपने चलने में जो ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहीं से नाम आया है रेजिस्ट। इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। और इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो कुछ जिगजैग 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 तरह का होता है। ये मैंने आपकी समराइज करी ओम्स लॉ आप लोगों के लिए, ताकि आपको ओम्स लॉ बेसिक क्या है वो समझ आ जाए। अब यहां को हम बहुत अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आप आर की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं V/I। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? वो क्या करेगा, आपको एक सर्किट बना के देगा। सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सर्किट बना के देगा, बोलेगा भैया 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम का रजिस्टर है, यहां से करंट निकाल दो। आप बोलोगे अरे तो लेकिन इसे करना सही तरीके से, पहले घुमाओ, पोलैरिटी मार्क करो। रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। अब इसमें यूजिंग ओम्स लॉ लगाओ। कौन सा लॉ लगाओ? ओम्स लॉ। लिखिए यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। V की वैल्यू कितनी है? 10। R कितना है? 2। तो I की वैल्यू क्या आ गई? 5 एम्पियर। ऐसे ही लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। और जो अगली वीडियो होगी साइंस की, उसमें मैं आप लोगों के लिए सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इस तरह की चीजों को भी सिंप्लीफाई करता हुआ चलूंगा, है ना। क्योंकि ओम्स लॉ एक मतलब बहुत ज्यादा जेन्युइन डाउट है ना, जो बहुत ज्यादा उठ के आता है। आपको पता ही होना चाहिए कि रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट क्या होगा? कम होगा। अब हमें ना एक जैसे हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस कर लिया, हमें ना इसी ओम्स लॉ का एक ग्राफिकल एनालिसिस भी होता है, वो भी हम लोगों को समझना है, ठीक है। वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं कि हमें ओम्स लॉ का ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करना है, और उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल में इतने क्वेश्चन घूम के आए हैं। और उसकी मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आपने उसको कैसे करना है, ठीक है। उसकी मैं आप लोगों को ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आपने उसे कैसे करना है। चलिए, देखो भाई, जैसे मान लिया ये मेरे पास कोई एक्सिस है V की, और ये मेरे पास कोई एक्सिस है I की। हमेशा लाइफ में याद रखना V = IR होता है। ये मेरी Y एक्सिस है, ये मेरी X एक्सिस है, इसको छोड़ देंगे तो Y प्रोपोर्शनल टू X, क्योंकि आप लोगों को पता है V प्रोपोर्शनल टू I था। ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, तो Y प्रोपोर्शनल टू X, डिग्री 1 डिग्री 1। अब जब अलाइन में जाओगे तो सीखोगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिक्कत ही नहीं लेनी। अगर ये भी समझ नहीं आया कोई टेंशन नहीं, V = IR है, R की वैल्यू को 2m ले लो, तो V की वैल्यू क्या हो गई? 2i। यहां पे I की वैल्यू पुट करो, जैसे लीनियर क्वेश्चन में करते हो, 0 तो 0, 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, या 1 ही ले लो, पहले R की वैल्यू लो, सबसे सिंपल। 2 2 3 3 4 4, इस तरह के पॉइंट देखने को मिलेंगे। ऐसे मिलेगी आपको स्ट्रेट लाइन, ऐसे पॉइंट मिलेंगे, ऐसे हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और लाइफ में याद रखना, इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो ढलान है, इस ग्राफ का स्लोप ही आपको देगा R। मतलब अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल दोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। यानी मेरे पास 2 बच्चे आए, पहले बच्चे ने ग्राफ प्लॉट किया, उसका ग्राफ ऐसे आया। दूसरे बच्चे ने यहां पर R की वैल्यू को 5 ओम ले लिया, तो उसकी वैल्यू V = क्या हो जाएगा? 5 उसकी लाइन ऐसे जाएगी। इस बच्चे का स्लोप क्या है? ज्यादा। जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। बट एक बात ध्यान रखना, जब आप V और I का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, अगर आप IV ग्राफ प्लॉट करोगे तो आंसर पलट जाएगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बोलेगा भाई रेजिस्टेंस निकाल दो, तो क्या दिक्कत आ रही है? यहां से I पकड़ो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग V पकड़ो, ये V लो, ये I लो, V/I कर दो, इसके लिए I पकड़ो, इसके लिए V पकड़ो, इसका V/ इसका I कर दो, रेजिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? देखिए क्वेश्चन ये आ रहा है, ये V, ये I, 3 एलिमेंट्स हैं, R1 R2 R3। बोलेगा बताओ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? क्लियर देखो, VI ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? R3 का, फिर किसका है? R2 का, फिर किसका है? R1 का। गेम ओवर। एक सिंपल ट्रिक है, जो V के पास होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इस तरह से कर लो।
अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा आ गया, इस बार आप बैठे और फॉर एन इंस्टेंस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये I हो गया और ये V हो गया, R3 R2 और R1। अब जो ये स्लोप है IV ग्राफ का, ये आपको R नहीं देगा, ये आपको 1/R देगा। क्या देगा? 1/R, उल्टा देगा। आप करके देख लो। स्लोप का मतलब क्या होता है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ये I/V हो गया। सीख लो अभी के लिए। फिर से देखो, अब की बार गेम उल्टा हो गया। अब जिसका स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्स हो गया। मतलब अब की बार स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। फिर से शॉर्टकट ट्रिक सीख लो, जो V के पास है उसका रेजिस्टेंस क्या है? हाईएस्ट। तो इस बार रेजिस्टेंस हाईएस्ट किसका है? R1 का, फिर किसका है? R2 का, फिर किसका है? R3 का। तो आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। अगर आपको VI ग्राफ दिया है, VI, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर आपको IV ग्राफ दिया है, IV, तो जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और निंजा टेक्निक याद रखो यार, V वाली एक्सिस के पास जो है ना वो हाईएस्ट होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहां V वाली के पास कौन है? फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह से ऑर्डर करो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ओम्स लॉ का थ्योरेटिकल एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस और ग्राफिकल एनालिसिस तीनों क्लियर हैं। अगर आपको इसके रिगार्ड में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। जय हिंद।